कैसे हो राउडीज। मेरा नाम है पंकज गुप्ता। आज अपन स्टार्ट करेंगे साइंस चैप्टर 1, जो कि है क्लास 8 का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्रॉपिंग पैटर्न, एक्टिविटीज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सोइंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, advantages of manure, difference between manure and fertilizers, irrigation, traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation, protection from weeds, harvesting, storage एंड लास्ट में पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अपना फूड खुद से ग्रो करते हैं और क्या क्या स्टेप्स और एक्टिविटीज करते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर अगर एक लार्ज स्केल पे एक ही टाइप के प्लांट को ग्रो किया जाए, ठीक है, या कल्टीवेट किया जाए, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये तीन टाइप है। सीरियल्स के अंदर आता है तुम्हारा वीट, मेज, बार्ली, राइस, ठीक है। वेजिटेबल्स के अंदर तुम्हारे पोटैटो, टोमेटो, ठीक। और फ्रूट्स के अंदर बनाना, मैंगो, गुआवा, ये सब आते हैं। अब जो क्रॉप्स हैं वो जनरली डिपेंडेंट होते हैं सीजन के ऊपर, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब यहाँ पे 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है, जिसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल बोलते हैं, वो बहुत डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। तो डिफर करने की वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि हर क्रॉप को अलग अलग टाइप का सीजन चाहिए, ठीक। अब इंडिया में दो टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एक है खारीफ क्रॉप, दूसरा है राबी क्रॉप। खारीफ क्रॉप में क्या होता है, जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है रेनी सीजन के टाइम पे, ठीक। और इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर में होता है। उस टाइम पे ही खारीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। अब राबी की बात करूं तो इसमें जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो विंटर के टाइम का होता है। और इंडिया में जो विंटर स्टार्ट होने का जो सीजन होता है वो अक्टूबर से मार्च का टाइमिंग होता है, जिसमें राबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। अब राबी क्रॉप के अंदर क्या आता है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। अब क्रॉप ग्रो करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर एंड में हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। सेम उसी तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी एक पैटर्न का फॉलो करते हैं, जनरली फार्मर्स। तो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें कल्टीवेशन के टाइम पे, उसमें सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होता है सोइंग, तीसरा होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में होता है स्टोरेज। तो इसको एक एक करके हम जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, ये सबसे पहला स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना, कि जो क्रॉप, जो सीड हम लगाएंगे ग्रो करने के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। इसमें क्या होता है, जो सॉइल होता है उसको थोड़ा लूज किया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्रॉप के जो सीड हम ग्रो करेंगे उसके हिसाब से उस सॉइल को बनाया जाता है, ताकि उसमें सीड बहुत अच्छे से लग सके और क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसमें सबसे पहले सॉइल को लूज किया जाता है। लूज करने का कारण क्या होता है कि जो रूट्स, जो क्रॉप के रूट्स होती हैं, वो बहुत इजीली ब्रीथ कर सके इन और आउट, क्योंकि अगर अच्छे से ब्रीथ करेंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही रहेगा, तो ग्रोथ बहुत सही होता है। अब जब सॉइल को लूज करते हैं तो उसके अंदर ही, सॉइल के अंदर बहुत सारे गुड माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, और अर्थवॉर्म, वो ग्रो करने लगते हैं, जो कि फ्रेंडली होते हैं फार्मर के भी और क्रॉप के भी। और ये जनरेट करते हैं क्या? ह्यूमस। ह्यूमस होता क्या है?
जैसे कि हम लोग को पता है कि सॉइल के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, एयर और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब उसके अलावा जो डेड और डिकम्पोज प्लांट और एनिमल से जो सॉइल में ऐड ऑन होते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं। और ये न्यूट्रिशन जो होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। तो एक शॉर्ट टर्म में हम बोले, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। मतलब खेत को जोतना, प्लगिंग का मतलब होता है जोतना, ठीक है, कि सॉइल को जो सीड और क्रॉप के अकॉर्डिंग तैयार करना, उसके लिए सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लगिंग या फिर टिलिंग बोलते हैं। अब प्लगिंग और टिलिंग के टाइम पे हम प्लग का यूज करते हैं, जो कि जनरली वुड या फिर आयरन का बना होता है। इन केस प्लगिंग के टाइम पे अगर हमको लगता है कि जो सॉइल है बहुत सूखी है, मतलब ड्राई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन करेंगे उसका, ताकि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब जब सॉइल को प्लग किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, पत्थर के ढेले टाइप के होते हैं ना, जो मिट्टी के ढेले बोलते हैं जिसको, वो बन जाते हैं, जिसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है क्रम्स को, ठीक। तोड़ने के बाद उसको लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग क्यों की जाती है, ताकि जो सॉइल है वो अच्छे से बराबर हो जाए, और बराबर होने की वजह से जो सीड जब हम लगाएं तो वो बराबर लेवल पे रहे और अच्छे से ग्रो कर सके। तो जब लेवलिंग हो जाती है, और अगर लेवलिंग के बाद भी अगर लगता है कि इरिगेशन करना चाहिए, तो एक बार फिर से मिट्टी को क्या है, इरिगेट किया जाता है, वाटर दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और सही से सेट हो जाए। अब पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, तो इसमें जो टूल्स का यूज किया जाता है प्लग करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला टूल होता है प्लग। अब प्लग जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, एशियन टाइम से। ये जनरली किया गया जाता है प्लगिंग के लिए, सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए, चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू सीड और क्रॉप के, ताकि वो ग्रो कर सके। तो दिखता कैसा है ये एक्चुअली प्लग का मतलब होता है हल, कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो, इसमें जो हैंडल होता है जिसको फार्मर पकड़ते हैं उसको प्लग हैंडल बोला जाता है, ठीक है। और नीचे के साइड में एक ट्रायंगुलर शार्प ऑब्जेक्ट है, जिस जो जनरली आयरन का होता है या फिर वुड का होता है, उसको प्लग शेयर बोलते हैं। अब जहां से एक डंडी निकली हुई है उसको प्लग शेफ्ट बोलते हैं। और जिस जगह पे बैल, जो बैल होते हैं जिनको यूज किया जाता है खेत को जोतने के लिए, उनके गले से टाई किया जाता है रस्सी, उसको बीम बोलते हैं। समझ में आ गई। जो हैंडल होता है उसको प्लग हैंडल बोलते हैं। जो ट्रायंगुलर शेप होता है नीचे में शार्प ऑब्जेक्ट, जो कि जनरली आयरन या वुड का होता है, उसको प्लग शेयर बोलते हैं। और एक लंबी सी डंडी होती है उसको प्लग शेफ्ट बोलते हैं। और जहाँ पे जो बैल होते हैं, जो ऑक्स होते हैं, उनको बांधा जाता है उनके गले से, उसको बीम बोला जाता है। इसी तरीके का दूसरा एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको होई बोलते हैं, जिसको यूज किया जाता है, हिंदी में इसको कुदारी बोलते हैं। ये बहुत सिंपल सा टूल है, जनरली इसका भी काम वही है, सॉइल को लूज करना, टर्न करना। तो ये दिखता कैसा है, एक मोटी सी डंडा होती है, ठीक है, जिसके नीचे में एक आयरन का रॉड लगा होता है लंबा सा, जो हल्का प्रेस्ड होता है, ठीक, और उसको फिक्स कर दिया जाता है, और शार्प ब्लेड टाइप का होता है, जिसको जनरली एनिमल्स को पुल करने के लिए यूज किया जाता है। और वो जो नीचे का जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन का बना होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है और ब्रॉड भी होता है। उसके बाद तीसरा होता है कल्टीवेटर। ये अभी के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। जो ड्राइवर है वो यूज करता है ट्रैक्टर का। इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है, और बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको प्लग करने के लिए, ठीक। अब सेकेंड स्टेप होता है सोइंग। सोइंग दूसरे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ एक्टिविटी है, क्योंकि जब खेत तैयार हो गई है तो अब बीज लगाने की बारी आ जाती है। तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि क्वालिटी कैसी होनी थी बीज की, जो फार्मर डिसाइड करता है सोइंग के टाइम पे, कि क्वालिटी बहुत अच्छी, गुड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए जो सीड होनी चाहिए,
हेल्दी होनी चाहिए, ताकि बाद में फार्मर को बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन मिल सके। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज यूज करता है। ठीक। अब सोइंग को भी करने के अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल, जो कि बहुत आदम जमाने से चलता आ रहा है। अब ट्रेडिशनल टूल होता कैसा है ये भी देख लो। देखो, ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ऊपर में एक फनल टाइप का होता है जिसमें से बीज डाला जाता है। ठीक। और एक आयरन की पाइप निकली होती है नीचे साइड, जो किसको, जमीन को छेदती है, हल्का सा मिट्टी को छेदने का काम करती है। तो ताकि ऊपर से जो सीड डाला जा रहा है और नीचे जो शार्प ऑब्जेक्ट है जो जब मिट्टी को छेद करके नीचे के साइड गया है, उससे होते हुए जो सीड है वो नीचे चला जाए और बैठ जाए जाके। ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल टूल। मतलब ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था। ऊपर में एक फनल टाइप का होता है जहाँ पे सीड डाला जाता है। ठीक है। और वो सीड जो है वो एक आयरन की जो पाइप होती है जो नीचे से शार्प होती है उससे पास होती है, और जो शार्प ऑब्जेक्ट होती है वो नीचे की मिट्टी को छेद करके थोड़ा डीप चली जाती है जहाँ पे वो सीड जाकर बैठ जाए नीचे के साइड। ठीक। जिससे क्या होगा, जो बर्ड्स हैं वो उसको खा नहीं पाएंगी और वो सही से ग्रो करेगा नीचे से रह के। दूसरा आता है सीड ड्रिल। ये अभी के टाइम पे यूज किया जाता है। ये जो सोइंग का जो तरीका है वो उसमें जो ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इसमें होता कुछ इस टाइप का है, देखो सेम उसी टाइप का है, बस यहाँ पे मशीनरी का यूज किया गया है। यहाँ पे टाइम भी बचता है, लेबर भी बचते हैं। तो क्या होता है, इसमें भी सीड डाला जाता है और नीचे के साइड शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। बस इसमें फायदा ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है एकदम बराबर होता है सीड्स का, जो प्लेस हो रहे हैं सॉइल के नीचे में, और ये ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं और ये ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड से, ताकि सीड को बर्ड खा ना सके। तो सोइंग के अंदर दो टूल्स यूज किए हमने, एक होता है अपना ट्रेडिशनल टूल, ठीक है, और दूसरा होता है सीड ड्रिल। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जब हम सॉइल न्यूट्रिशन देने की बारी आती है, किसको, क्रॉप को भी, जो सीड हमने सो किया है ताकि वो ग्रो कर सके, और सॉइल को भी, जिससे ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। तो उसके लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। मैन्योर एकदम नेचुरल होता है, रॉ होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। बट फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकलाइज्ड होता है, वो फैक्ट्रीज में बनता है। ठीक। अब कारण क्यों है ये डालने का, क्या होता है, फार्मर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एक ना एक क्रॉप लगाते रहते हैं फील्ड पे, जिससे क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन की वजह से जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगता है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज की डिक्लाइन होने लगती है। तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हम अलग से सप्लीमेंट यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, सॉइल को भी और अंदर में जो क्रॉप लगाए हैं उसको। तो उसके लिए हम मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है। अब जब हम फार्मर एज अ फार्मर जब मैन्योर ऐड करता है वो फील्ड के अंदर में ताकि सॉइल को न्यूट्रिशन मिल सके, उस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक। और मैन्योर जो है एकदम ऑर्गेनिक होता है। ये एक्चुअली बनता कैसे, डीकम्पोज प्लांट और एनिमल वेस्ट से इसको जमीन के नीचे गाड़ करके बनाया जाता है, एकदम नेचुरल होता है। एडवांटेज क्या होते हैं मैन्योर के, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज की बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, और अंदर में जो सीड होता है जो रूट के पास क्रॉप ग्रो कर रहा है उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि पोर्स जो है खुल जाते हैं। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छी होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और जब मैन्युअरिंग हम करते हैं या मैन्युअर डालते हैं तो सॉइल के अंदर में एकदम फ्रेंडली माइक्रोब्स बर्थ लेने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं, जो हेल्प करते हैं सॉइल को और क्रॉप को, दोनों को डेवलप होने में। ठीक है। और मैन्युअर डालने से जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है अच्छे से। ठीक। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, एक न्यूट्रिएंट। और ये जनरली कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल क्या क्या है, यूरिया,
अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटास। इसका यूज फार्मर करता है ताकि क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर सके मास लेवल पे। ठीक, लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है। और फर्टिलाइजर की यूज करने से वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कारण कैसे होता है? जब हम खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, बारिश की वजह से वो गीला होकर वो किसी नदी या नाले से जाके मिल जाता है, वो फर्टिलाइजर वाला पानी। जिससे क्या होता है? पानी गंदी होने लगती है। पानी गंदे होने की वजह से क्या होता है? जो पानी में जो जानवर रहते हैं, ठीक है, उनको भी इफेक्ट करता है ये। तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कुछ डिफरेंस बिटवीन है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। तो सबसे पहला बहुत सिंपल सा, फर्टिलाइजर मैन मेड है, इनऑर्गेनिक है, फैक्ट्रीज में बनता है। दूसरा, मैन्योर जो होता है एकदम नेचुरल होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है इसको। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को वह फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और तुम्हारा मैन्योर को फील्ड में। फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस क्या होता है? डेड और डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल वेस्ट से। बट मैन्योर बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन देखो, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है उनका पर्पस ही वही होता है, इसलिए उसको बनाया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे रिच इन न्यूट्रिशंस की बात करूँ तो तुम्हारा फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा है, बट मैन्योर वहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि होता है इरिगेशन। हमने खेत तैयार किया जोत करके, ठीक है, जहाँ पे हमने टूल्स यूज़ किए, प्लग, होए और कल्टीवेटर। उसके बाद हमने बीज, जो सोइंग होती है, उस उस लेवल पे आए, जहाँ पे हमने बीज की क्वालिटी चेक की, उसकी क्वांटिटी देखी, उसकी प्योरिफिकेशन देखी, हेल्दी देखी। और उसके बाद हम टूल्स का यूज़ किए, जैसे ट्रेडिशनल टूल हो गया, और अगला क्या हो गया? ड्रिल। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें दवाइयाँ डाली, जिसमें दो कैटेगरी में बटी थी, जो थे मैन्योर और एक था फर्टिलाइजर्स। हमने मैन्योर देखा क्या होता है, एकदम रॉ, नेचुरल, ऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर क्या होता है? मैन मेड, फैक्ट्रीज में तैयार होना, केमिकल्स। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स देखे, उसके एडवांटेजेस देखे। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है इरिगेशन। जैसे कि जल ही जीवन है, ठीक है, सभी को वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो वाटर का यूज़ करना। क्या होता है, जब हम इरिगेट करते हैं, वाटर जब फील्ड पे डालते हैं, जब सोइंग के बाद, तो क्या होता है, प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाला था उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो प्लांट होता है वो 90% वाटर कंटेन करता है। ठीक है, इसीलिए वाटर बहुत एसेंशियल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। क्योंकि अगर ड्राई होगा कंडीशन, तो सीड जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक, दूसरा, जब सॉइल पे मॉइस्चर होता है तो उससे क्या होती है, क्रॉप ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी होती है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम रेगुलरली वाटर करते रहना चाहिए फील्ड को, जब हम सोइंग करते हैं उसके बाद इरिगेशन। अगर हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं वाटर क्रॉप को, ठीक है, इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। अलग अलग सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल। अब कुछ मेथड्स की बात करते हैं जो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूँ, पुराने मेथड्स की, तो हम क्या करते थे, कुएं से पानी निकाल के डालते थे, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता था, बट फिर भी एक चीपर सोर्स है। ठीक, कुएं से, तालाब से, ठीक है, लिफ्ट करते थे पानी, और या फिर कैटल वेटल के ऊपर पकड़ करके लेकर जाते थे और इरिगेट करते थे। ये इरिगेशन मेथड्स बहुत पुराने हैं,
ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि मोट हो गया, पुली सिस्टम बोलते हैं जिसको, चेन पंप हो गया, राहत हो गया जिसको लीवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। देखो, राहत में क्या होता है, एक बैल का यूज किया जाता है, जानवर का, जो 24/7 घूमता रहता है और इरिगेशन देता रहता है। चैन पुलिंग में क्या होता है, एक चैन से बांध दिया जाता है और वो रोटेट होता रहता है और पानी मूव करता रहता है। और मोट में क्या होता है, हम कुएं से पानी निकालते हैं, वहीं से एक, समझ लो, पतली सी नली टाइप का बना देते हैं जो सीधे जाके मिलता है खेत से। अब वहीं से हम पानी डालते रहते हैं और वो पानी डायरेक्शन लेकर के अपना खेत तक चला जाता है। ये सब बहुत पुराने मेथड्स हैं, इफेक्टिव लेस हैं एकदम, मतलब चीपर है बट उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर हमें अच्छे से क्रॉप को ग्रो करना है, हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हम जनरली मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर उस जगहों के लिए सबसे अच्छा है जहाँ पे जो जमीन होती है ना, जो लैंड होता है, कल्टीवेटिव लैंड होता है, वो बहुत अप एंड डाउन होता है, अनइवन होता है, मतलब एकदम बराबर नहीं होता है। जहाँ पानी की भी कमी होती है वहाँ पे भी हम स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर में जनरली हम एक तरह से ना बारिश, पानी की बारिश कराते हैं, कुछ इस टाइप का। क्या होता है, इसके ऊपर में नोजल लगा होता है और एक परपेंडिकुलर पाइप होता है। जब पाइप से पानी जाती है तो नोजल मूव करने लगता है। जब मूव करता है नोजल इधर से उधर, तो एक स्प्रिंकलर बारिश की तरह फील होता है और इधर से उधर मूव करता है पानी। ये अच्छा मेथड है वहाँ के लिए जहाँ पे लैंड अनइवन है, बराबर नहीं है, और जहाँ पे पानी की कमी है। ठीक, उसका अगला मेथड आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली हम पाइप के थ्रू बूंद बूंद करके सीधे रूट पे पानी पहुंचाते हैं। ये बेस्ट मेथड है देखोगे तो एक तरह से। ठीक है, मतलब जिसके पास पानी की कमी है वो ये मेथड यूज कर सकता है, और इसमें पानी का वेस्ट भी नहीं होता है क्योंकि डायरेक्टली हम रूट पे ही पानी गिराते हैं, कुछ इस टाइप का। देखो, सीधे रूट पे ही पानी के बूंद बूंद से गिरता रहता है और ये 24/7 चलते रहता है। इससे पानी का वेस्ट भी नहीं होता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अब अगले स्टेप में जो कि है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। देखो, क्या होता है, जब क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसके साथ साथ ना फालतू के पौधे भी इधर उधर ग्रो करने लगते हैं, उन्हीं को वीड्स बोला जाता है। ठीक, और ये करते क्या है, एक तरह का कंपटीशन करते हैं जो क्रॉप हम ग्रो किए उसके साथ, और न्यूट्रिशन भी शेयर कर लेते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉप लगा हुआ है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनको हम वीड्स बोलते हैं, और इनको रिमूव करने को वीडिंग बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, उसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग बहुत नेसेसरी है, एज यूजुअल बताया कि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो क्रॉप के साथ कंपटीशन करने लगते हैं, उनके वाटर, न्यूट्रिशंस, उनके स्पेस, उनका लाइट, सब पे इफेक्ट डालने लगते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है या रुक सा जाता है। ठीक है, तो फार्मर जनरली अलग अलग तरीके यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक, जब हम किसी केमिकल का यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, उसको वीडिसाइड बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पूरे खेत में, ताकि वो अनवांटेड प्लांट जो है वो मर जाए। लेकिन स्प्रे करने से क्या होता है, वो केमिकल ही है, वो क्रॉप को बहुत हल्का सा डैमेज करता है। ठीक, लेकिन स्प्रेइंग करते टाइम फार्मर को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये फार्मर के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए जब भी वो वीड रिमूव करने के लिए स्प्रे का यूज़ करता है, केमिकल का यूज़ करता है, तो उस टाइम पे वो अपने नाक, मुंह कपड़ों से ढक लेता है, ताकि केमिकल उसके नाक और आँख पे ना पड़े। ठीक है, कुछ इस टाइप का। देखो, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, खेत बनाए, उसमें सोइंग की, सीड्स की, फिर इरिगेशन भी किया। इरिगेशन करने के बाद जो उसके आसपास में अनवांटेड प्लांट्स थे उनको भी काटा,
साथ में मैन्योरिंग भी की, फर्टिलाइजर्स भी डाले। अब जब क्रॉप सही ड्यूरेशन पे ग्रो हो गया है, जो कि यूजुअल जो टाइम होता है जो सीरियल्स का ग्रो होने का, सीरियल्स क्रॉप का ग्रो होने का, वो 3 से 4 महीने का होता है। तो जब एक प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको काटा जाता है, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच, इट इज़ मैच्योर, मतलब कुछ बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब उनको काटा जाता है, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जनरली कितना 3 से 4 महीना लगता है। ठीक है। अब इंडिया में जो है हार्वेस्टिंग करने के लिए या तो मशीन का यूज़ किया जाता है या तो मैन्युअली हैंड, हाथ से किया जाता है। तो हाथ से हम सिकल का यूज़ करते हैं। ठीक। और मशीन से हम अलग अलग टाइप की मशीनरी जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं। अब हार्वेस्टिंग जो करते हैं हम, उसमें ग्रेन्स जो होता है उसको अलग किया जाता है, उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है। हार्वेस्टेड क्रॉप जो होता है उसमें से जो ग्रेन अनाज होता है उसको अलग करते हैं, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। जो छोटे फार्मर्स होते हैं जो सिर्फ अपने खाने के हिसाब से ग्रो करते हैं, उन लोग विनोइंग का यूज़ करते हैं। विनोइंग क्या होता है? कुछ इस टाइप का, देखो, हवा चल रही है, थोड़े ऊपर पे खड़े हो गए और सूपे से जो क्रॉप है उसको गिराते हैं, तो जो भारी होता है वो नीचे गिरता जाता है, और जो उसमें कचड़े होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं विनोइंग। या फिर कोई हार्ड सब्सटेंस होता है, पत्थर वत्थल या फिर, तो उस पर बहुत जोर से अनाज का एक पूरा सेट जो होता है उसको पटका जाता है, जिससे वो अलग अलग हो जाए। और नीचे साइड में हार्वेस्टर है, मशीन है, जिसका यूज किया जाता है हम थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब धान अनाज कट जाता है तो अनाज को एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है। क्यों स्टोर करेंगे? ताकि वो लंबे समय तक सही रहे, सेफ रहे, उसमें नमी ना आए, कीड़े ना लगे। ठीक है। तो उसके लिए उसे स्टोर किया जाता है। लेकिन स्टोर करने से पहले जब हम उसे हार्वेस्ट करते हैं तो वो हल्का गीला रहता है, क्योंकि कच्चा रहता है ना। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से धूप में क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। ठीक। सुखाने का कारण क्या है? अगर वो अच्छे से सूख जाता है, उसमें से पूरा पानी निकल जाता है, तो उस पे जो अनफिट माइक्रोब्स है जो खराब कर सकते हैं किसको? जो हमारे स्टोरेज हार्वेस्टेड ग्रेन है वो हट जाते हैं। ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। अब स्टोर करते हैं तो किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं उसे? इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी से। ठीक है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, जूट के बैग में उसको भर भर के रख देते हैं। ठीक। अब जब हम घर पे किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को, तो हम जनरली नीम के पत्तों का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है। तो देखा होगा घर पे कभी करते हुए। एंड में क्या होता है, बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को एज अ फूड ट्रीट किया जाता है। ठीक है। जहाँ पे एनिमल्स को खाया जाता है। फिश हो गया, विटामिन के लिए, ओमेगा 3 के लिए खाया जाता है। मीट हो गया गोट से। ठीक है। ये सब, तो उसके लिए हम एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं, रेयरिंग करते हैं, पालते हैं उसे। ठीक है। शेल्टर बना करके प्रॉपर फूड देते हैं उनको, डाइट देते हैं, केयर करते हैं। जब इसी चीज़ को लार्ज स्केल पे किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक। होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।